प्रोप्रानोलोल इज़ एन एंटी ड्रग। एंटी ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि हार्ट के रिदम को फिक्स करने के लिए यूज़ हों। जब हार्ट का रिदम ख़राब हो जाए उस कंडीशन कहते हैं एरिथमियाज जो होते हैं वो ब्रेडी एरिथमियाज भी हो सकते हैं, टेकी एरिथमियाज भी हो सकते हैं। अब प्रोप्रानोलोल एक बीटा ब्लॉकर भी है जो कि सिम्पथेटिक एक्टिविटी को रिड्यूस करती है। इसके साथ साथ ये क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग है। अब हमने डिफरेंट एंटी एरिथमिक ड्रग्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, क्लास 1 2 3 4, और कभी कभार हम क्लास 5 कहते हैं विच इज़ मिसलेनियस। क्लास 1 में वो सारी एंटी एरिथमिक ड्रग्स आएंगी जो कि सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं। क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर्स आती हैं, क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आती हैं, और क्लास 4 के अंदर कैल्शियम ब्लॉकर्स आते हैं। सो प्रोप्रानोलोल इज क्लास 2 यानी कि बीटा ब्लॉकर। क्लास 1 को हमने फर्दर 3 में डिवाइड किया है, 1A 1B एंड 1C। 1A जो होंगी दीज आर मॉडरेट सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, 1B जो होगी दीज आर वीक सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, और 1C जो होंगी दीज आर स्ट्रॉन्ग सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। तो अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमें पता है कि हार्ट जो है वो एक रिदम के साथ बीट करता है, एक पेस उसने संभाली हुई है, उसको कहते हैं साइनोएट्रियल यानी पेस मेकर। ये इलेक्ट्रिकल करंट जो है डिफरेंट डायरेक्शन में फायर करता है। सबसे पहले एट्रियल मसल्स को डीपोलराइज करेगा, देन ये चलता चलता एवी नोड तक जाएगा, वहाँ से कॉमन बंडल में, बंडल ब्रांचेस में, परकेंजी में, और अल्टीमेटली मसल फाइबर्स में जाकर ये एक्शन पोटेंशियल या जो करंट है ये फाइनली डाई आउट कर जाएगा। तो अगर हम इसके आइसोलेटेड ग्राफ्स बनाएं तो वो कुछ इस तरह के होंगे। इन सब ग्राफ्स को अगर हम कंपाइल करें और एक ग्राफ के अंदर चेंज करें तो वो ईसीजी के लीड 2 का जो ग्राफ होगा वो हमारे पास आएगा। अब इसमें एक बात नोट करने वाली है कि जो एसए नोड का ग्राफ है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है, और जो वेंट्रिकुलर मसल्स का जो ग्राफ है वो थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। तो एसए और वेंट्रिकुलर मसल्स के बीच में एक डिले है, वो ये डिले है कि जब हार्ट जो है करंट फायर करता है तो इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए सारे पाथवे से चलते चलते मसल्स तक आने के लिए, ये वो थोड़ा सा डिले है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि एज अ रूल ऑफ थंब हम हार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सुप्रा वेंट्रिकुलर पार्ट और वेंट्रिकुलर पार्ट। जितने भी सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमियास है उनको हम ट्रीट कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देके, जितने भी वेंट्रिकुलर एरिथमियास है उनको ट्रीट कर सकते हैं मोस्टली सोडियम चैनल ब्लॉकर या फिर पोटाशियम चैनल ब्लॉकर देकर। अब जो बीटा ब्लॉकर है वो एस ए नोड को भी उसके ग्राफ को भी थोड़ा सा ऑल्टर करेंगे, और उसके अलावा वेंट्रिकुलर जो मसल्स हैं उसके ग्राफ को भी थोड़ा सा ऑल्टर करेंगे। अब सबसे पहले अगर एस ए नोड के ग्राफ को आइसोलेट करें तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। अब अगर इस ग्राफ को लेबल करने की कोशिश करें तो ये फेज़ 4 है, दिस इज़ फेज़ 0 एंड दिस इज़ फेज़ 3। फेज़ 4 में क्या होता है कि सोडियम का स्लोली इन्फ्लक्स जो है वो होता रहता है, जिसकी वजह से ये जो ग्राफ है ये राइज करता है। फिर एक पॉइंट के ऊपर आता है विच इज़ द थ्रेशोल्ड पॉइंट, और उसके बाद क्या होता है एक्शन पोटेंशियल जो है वो फायर हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाती है। दिस इज स्टेज 0। स्टेज 0 में क्या होता है कि सोडियम और जो कैल्शियम है उसका इन्फ्लक्स होता है, और जो करंट है वो हमारे पास पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। उसके बाद क्या होता है फाइनली स्टेज 3 आता है। स्टेज 3 में क्या होगा, पोटाशियम का आउटफ्लक्स होगा, और जो करंट है वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, वापस रीपोलराइज होगा। रीपोलराइज होने के बाद यहाँ पर ये एंड हो जाएगा। सो ऐसा पीरियड जो कि स्टार्ट हो और देन एंड हो जाए, ठीक है, इन सारे फेजेस में से गुजरे जिसमें डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन हो, इस सारे पीरियड कहेंगे दिस इज एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल के बाद जो पीरियड आता है उसे हम कहते हैं इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये वो पीरियड होता है जिसके अंदर दोबारा कोई इम्पल्स आए, कोई थ्रेशोल्ड आए, या कोई सोडियम चैनल्स ओपन होने की कोशिश करे, यानी कि एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना चाहे तो वो नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सोडियम चैनल्स होते हैं वो फटीग्ड होते हैं। तो ये तो ग्राफ था एसए नोड का। तो बीटा ब्लॉकर्स इस एक्शन पोटेंशियल को भी थोड़ा सा ऑल्टर करेंगे, क्योंकि ये जो है वो क्लास 2 एंटी एरिथमिक्स हैं, और क्लास 2 एंटी एरिथमिक्स एसए नोड को भी थोड़ा सा ऑल्टर करते हैं, इसके एक्शन पोटेंशियल को भी, और वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स के एक्शन पोटेंशियल को भी थोड़ा सा ऑल्टर करते हैं। इसके अलावा अगर वेंट्रिकुलर मसल फाइबर के ग्राफ को अगर हम आइसोलेट करें और इसको देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। इसको भी लेबल कर लेते हैं फेज़ 0, फेज़ 4, 0, 1, 2, 3 और फेज़ 4। अब फेज़ 4 रेस्टिंग में, उसके बाद क्या होगा, कोई इम्पल्स आएगी, सिंपैथेटिक इनर्वेशन आएगी, या कोई थ्रेशोल्ड आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम चैनल्स जो होंगे वो ओपन होंगे। जब सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो जो करंट की नेगेटिविटी है वो कम होती जाएगी, इसको कहेंगे ये डीपोलराइजेशन हुई है, जिसकी वजह से जो अप स्ट्रोक है वो हमारे पास मिलेगी। जब ये फुली डीपोलराइज हो जाएगा उसके बाद थोड़ी सी इनिशियल रीपोलराइजेशन होगी, दिस इज स्टेज 1, और इसमें क्या होगा, पोटाशियम आउटफ्लक्स, पोटाशियम चैनल्स जो हैं वो ओपन होंगे और करंट जो होगा वो वापस नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। देन आएगी स्टेज 2। स्टेज 2 क्या है, दिस इज मेंटेन स्टेज,
और इसमें जो कैल्शियम चैनल्स है, स्लो कैल्शियम चैनल्स, वो ओपन होंगे एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड प्लेटो। उसके बाद क्या होगी, फाइनली दोबारा रीपोलराइजेशन होगी, करंट जो होगा वो डाउनवर्ड जाएगा, दिस स्टेज 3। स्टेज 3 में अगेन क्या होगा, पोटाशियम चैनल्स जो होंगे वो ओपन होंगे और पोटाशियम का क्या होगा, आउटफ्लक्स होगा। और फाइनली चलते चलते जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो दोबारा ड्रॉप कर जाएगा और 4 स्टेज के ऊपर विच इज़ रेस्टिंग स्टेज इसके ऊपर आ जाएगा। अब इस सब पीरियड के दौरान हुआ क्या है कि स्टेज 4 से लेकर स्टेज 4 तक, जिसमें डीपोलराइजेशन हुई है, सोडियम चैनल्स ओपन हुए हैं, रीपोलराइजेशन हुई है, पोटाशियम ओपन हुए हैं, प्लेटो स्टेज हुआ है, कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए हैं, और रीपोलराइजेशन हुई है जिसमें अगेन पोटाशियम चैनल्स ओपन हुए हैं। सो इस स्टेज को हम कहेंगे दिस इज एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल के बाद जो स्टेज आती है दिस इज अफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये वो पीरियड होता है जिसके अंदर कोई दोबारा इम्पल्स है, कोई थ्रेशोल्ड है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो, तो ये एक्शन पोटेंशियल दोबारा जनरेट नहीं होता है। और ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो ऑलरेडी फटीग्ड होते हैं। तो अगर डिटेल में देखें कि ऐसे नोड और वेंट्रिकुलर मसल्स के अगर ग्राफ्स, आइसोलेटेड ग्राफ्स थोड़े से ऑल्टर होंगे तो उसके ऊपर ईसीजी में क्या फ़र्क आएगा। ऐसे नोड में हमें पता है फेज़ 4 है, फेज़ 0 है, फेज़ 3 है। अगर ये फेजेस थोड़े से ऑल्टर होते हैं और ये डायरेक्टली कोइंसाइड करें ईसीजी की पी वेव्स के साथ, सो अगर कोई ऐसी हमने एंटी एरिथमिक ड्रग्स दी हैं जिन्होंने ऐसे नोड के आइसोलेटेड एक्शन पोटेंशियल को छेड़ा है, जिसकी वजह से फेज़ 0, 4 और 3 जो है वो ऑल्टर हुए हैं, तो जो ईसीजी है उसमें पी वेव में चेंजेस आएंगी। पी वेव जो हो सकता है पी क्यू इंटरवल इंक्रीज हो जाए, हो सकता है पी क्यू इंटरवल जो है वो डिक्रीज हो जाए। सो पी से रिलेटेड चेंजेस इस केस में आएंगी। और वो कौन सी ऐसी एंटी रिदमिक ड्रग्स हैं जो ऐसे नोड को छेड़े, वो बीटा ब्लॉकर्स भी हो सकती हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हो सकती हैं। उसके अलावा अगर वेंट्रिकुलर मसल्स के आइसोलेटेड ग्राफ की बात करें तो जो फेज़ 0 है, जो डीपोलराइजेशन का स्टेट है जिसमें सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, और जो फेज़ 1 है इनिशियल रीपोलराइजेशन जिसमें पोटाशियम आउटफ्लक्स मिनिमल होता है, तो अगर ये दो स्टेजेस थोड़े से छिड़ जाएं या कोई एंटी एरिथमिक ड्रग दे जो इन स्टेजेस को ऑल्टर करें, तो ये डायरेक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं ईसीजी की क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ। सो इसकी वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में थोड़ी सी चेंजेस हो सकती हैं। हो सकता है क्यूआरएस जो वाइड हो जाए, क्यूटी इंटरवल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। और इसके अलावा इन्हीं वेंट्रिकल मसल्स में अगर जो फेज़ 3 है, जो कि रीपोलराइजेशन का है, जहाँ पे पोटाशियम आउटफ्लक्स हो रहा है, इसके अंदर अगर कोई हम एंटी एरिथमिक ड्रग देते हैं, वो इसका एक्शन पोटेंशियल को थोड़ा सा ऑल्टर कर देती है, तो जो चेंजेस होंगी ईसीजी में वो टी वेव में नज़र आएंगी। सो फेज़ 0, 1 अगर ऑल्टर होंगी तो क्यूआरएस जो होगा उसकी कॉम्पोजिशन वगैरह चेंज होगी, मॉर्फोलॉजी चेंज होगी। और अगर फेज़ 3 है वो थोड़ा सा ऑल्टर होता है वेंट्रिकुलर मसल्स का, तो ईसीजी की टी वेव जो है वो थोड़ी सी ऑल्टर होगी। तो अब ऐसी कौन सी एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं जो कि वेंट्रिकुलर मसल के आइसोलेटेड ग्राफ को थोड़ा सा ऑल्टर करें। वेल, सारी जितनी भी एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं, ग्रुप 1 की, ग्रुप 2 की, ग्रुप 3 की और ग्रुप 4 की, ये सारे इसको ऑल्टर कर सकते हैं। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स की बात करें जो कि ग्रुप 2 एंटी एरिथमिक हैं, ये दो तरह से काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बीटा ब्लॉकर्स है वो क्या करते हैं, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं। जब ये ब्लॉक हो जाते हैं जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी की कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप कर जाती है। जब ये ड्रॉप करते हैं तो कैल्शियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी ड्रॉप करेगी और कंट्रैक्शन जो होगी वो सारी कम हो जाएगी। सो एक मैकेनिज्म जिसकी वजह से बीटा ब्लॉकर्स काम करते हैं दैट इज टू लोअर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम लोअरिंग इफेक्ट है। और सेकंड ये किस तरह काम कर सकते हैं, ये जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं और दे प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन टू द रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक जो इनर्वेशन है वो डिक्रीज हो जाती है और ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। सो बीटा ब्लॉकर्स कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन भी कम कर सकते हैं और सिंपैथेटिक इम्पल्सेस या इनर्वेशन उसको भी डिक्रीज कर सकते हैं। अब सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स करते क्या है कि फेज़ 4 की जो आप स्ट्रोक है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, दोनों में, एसए में भी और मस्कुलर फाइबर ग्राफ में भी। आप अगर इसको लेबल करें तो एसए में दिस इज फेज़ 4 एंड दिस इज फेज़ 0 एंड दिस इज फेज़ 3। और अगर इस मसल को लेबल करें फेज़ 4, फेज़ 0, 1, 2, 3 एंड अगेन 4। तो जो फेज़ 4 होता है यहाँ पर थ्रेशोल्ड एक्शन पोटेंशियल होता है, ये डिटरमिन होता है सिंपैथेटिक इम्पल्सेस कितनी है। बीटा ब्लॉकर्स सिंपैथेटिक इम्पल्सेस को लोअर डाउन कर देते हैं जिसकी वजह से जो स्ट्रोक है फेज़ 4 वाली ये थोड़ी सी डिक्लाइन कर जाती है। सिंपैथेटिक इम्पल्सेस ही नहीं होंगी तो बार बार डीपोलराइजेशन जो है वो भी नहीं होगी, जिसको हम कह सकते हैं कि देयर इज डिक्रीज इन द फेज़ 4 अप स्ट्रोक इन बोथ एसए एंड मस्कुलर फाइबर ग्राफ, जिसकी वजह से नया जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनेगा।
अब इस लेवल के ऊपर आकर जो है वो थ्रेशोल्ड होगा और देन जो होगा वो एक्शन पोटेंशियल फायर होगा। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं कि जो फेज़ 3 का ड्यूरेशन है उसे इंक्रीज़ कर देती हैं साइनोएट्रियल नोड में। साइनोएट्रियल में ये फेज़ 4 था, दिस वाज फेज़ 0 एंड दिस वाज फेज़ 3। तो ये जो फेज़ 3 है ये अब थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है और ये थोड़ा सा और भी आगे डिले हो गया है। सो जो फेज़ 3 का जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ हो गया है साइनोएट्रियल नोड में। अब क्योंकि साइनोएट्रियल नोड जो है वो थोड़ा सा छिड़ा है जिसकी वजह से ईसीजी में पी वेव से रिलेटेड जो है वो चेंजेस आएंगी। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं कि जो मसल के फाइबर्स हैं उनके अंदर जो फेज़ 2 का ड्यूरेशन है उसे डिक्रीज़ करती हैं। ये फेज़ 0 4 0 1 2 3 और 4। फेज़ 2 जो था ये प्लेटू का फेज़ था, दैट वाज कैल्शियम मीडिएटेड। और जो बीटा ब्लॉकर्स हैं उन्होंने साइक्लिक एएमपी के थ्रू कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज़ किया है, जिसकी वजह से ये जो स्टेज है ये थोड़ा हो गया है, ठीक है, ये जल्दी फॉल बैक कर जाएगा। तो कैल्शियम मेंटेन जो स्टेज था वो जल्दी ड्रॉप ऑफ कर गया और ये सिर्फ किस में है, मसल फाइबर्स के अंदर है। और जिसकी वजह से जो ईसीजी में थोड़ी बड़ी चेंजेस होंगी वो क्यूटी इंटरवल की चेंजेस होंगी। अब ये क्यूटी इंटरवल क्यों है, क्योंकि ये जो फेज़ 3 था दैट वाज डिटर्मिनिंग द टी वेव ऑफ द ईसीजी। क्योंकि फेज़ 3 जो है वो थोड़ा सा अर्ली हो गया, तो क्यूटी इंटरवल जो है वो भी थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा, थोड़ा जो टाइम होगा वो कम लेगा। सो देयर इज़ अ ड्रॉप इन द क्यूटी इंटरवल। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रोप्रानोलोल खुद क्लास 2 से बिलोंग करता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ क्लास 1 का इफेक्ट है, विच इज़ सोडियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट। तो अब इन सारे एक्शंस की वजह से कुछ ना कुछ ईसीजी के अंदर चेंजेस आएंगी। चेंजेस क्या हो सकती हैं, सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स ने सिम्पैथेटिक इम्पल्सेस को इनहिबिट किया, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया हुआ, हार्ट रेट जो है वो फॉल कर गया। उसके अलावा क्यूट इंटरवल जो है वो फॉल कर जाएगा और पीआर इंटरवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। पी जो है दैट इज रिलेटेड टू द साइनोएट्रियल और जो क्यू है दैट इज रिलेटेड टू द फेज 3 ऑफ द मस्कुलर फाइबर्स। अब इसमें हुआ क्या है कि जो फेज़ 4 है वो थोड़ा सा डिले हुआ है और जो फेज़ 3 है वो इलोंगेट हुआ है। तो ये जो ऐसे नोड था इसकी वजह से ईसीजी का पी वेव डिटर्मिन हुआ है। तो पी आर इंटरवल जो इंक्रीज हो गया और जो कैल्शियम मीडिएटेड इसकी कंट्रैक्शन थी वो डिक्रीज हो गई है, और जिसकी वजह से फेज़ 3 जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ चला गया टाइम एक्सिस में, जिसकी वजह से क्यूट इंटरवल जो है वो कम हो। तो अगर इसकी ईसीजी ड्रॉ करना चाहें तो वो कुछ इस तरह की होगी। जो क्यू आर एस है वो टी की तरफ आ गया और जो क्यू आर एस है वो पी से काफ़ी दूर चला गया है। सो इसको हम कह सकते हैं कि पी आर इंटरवल जो है इंक्रीज हो गया है, विच इज़ काइंड ऑफ हार्ड ब्लॉक, और जो क्यू आर एस है वो टी के बिल्कुल पास आ गया। सो क्यू टी इंटरवल जो है वो कम हो गया। तो अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, प्रोप्रानोलोल की जो है एडमिनिस्ट्रेशन ओरल है, ओरली देंगे, पर ओरल हाफ लाइफ जो है वो 4 आवर्स है। एटीनोलोल की 6 आवर्स है और एस्मोलोल की 10 मिनट्स है। इसकी इतनी थोड़ी हाफ लाइफ है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज में। प्रोप्रानोलोल के क्या क्लिनिकल यूजेस हो सकते हैं, एंटी रिथमिक ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी एंजिनल है। अब पोस्ट एमआई ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट अटैक आया होता है उनके अंदर अगर एरिथमियाज डेवलप हो जाए और वो ऐसे एरिथमियाज हो जिनकी सिंपथेटिक इनपुट है, तो इस केस में जो होगा हम प्रोप्रानोलोल यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रोप्रानोलोल जो है वो सिंपथेटिक इम्पल्सेस को कट डाउन कर देगा, जिसकी वजह से सिंपथेटिक इनपुट ड्रॉप कर जाएगी, एरिथमियाज जो होंगे वो भी ड्रॉप हो जाएंगे और पोस्ट एमआई पेशेंट्स को हम इस तरह ट्रीट करेंगे। उसके अलावा पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन में प्रोप्रानोलोल यूज़ करेंगे। एस्मोलोल जो कि एक और बीटा ब्लॉकर है, इसको हम आईवी देंगे, क्यों, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, और ये इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, एमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियास। प्रोप्रानोलोल की क्या टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, हार्ट ब्लॉक, या प्रोप्रानोलोल के कुछ सीएनएस इफेक्ट्स हो सकते हैं, डिप्रेशन, सिडेशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस वगैरह। अलावा अदर सिमिलर ड्रग्स ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो कि ग्रुप 2 में हो, प्रोप्रानोलोल, एस्मोलोल, टीमोलोल, एस्पिटोलोल और मीटोप्रोलोल।